वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सॉलिड्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है और हमने दो तरह की थर्मल एक्सपेंशन जो थी वो स्टडी की थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यस, इसको हमने स्टडी किया था और हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था। अगर आपको याद होगा तो वो फार्मूला क्या था कि डेल्टा एल इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। इसी को हमने रीअरेंज करके एल इक्वल्स एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना तो फिर आप डेल्टा एल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपने फाइनल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो फिर आप ये नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में हमने क्या देखा था कि डेल्टा वी इक्वल्स वी नॉट बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अगर आपने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो फिर आप इस फार्मूले से करेंगे। और इसी तरह से अगर आपने फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वो था v इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये छोटी सी समरी थी जो हमने कल डिस्कस किया था। ओके, नाउ अब एक रिलेशन हमारा रहता था, वो ये था कि बीटा जो होता है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो ये रिलेशन अक्सर पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो आपको दी जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जा सकता है कि इस तरह से दिया जा सकता है कि बीटा ओवर अल्फ़ा इक्वल्स टू 3, ये एक फॉर्म बन गई। इसी तरह से ये किस तरह बना, आप अल्फ़ा को यहाँ लाकर डिवाइड कर दें। इसी तरह से इस तरह भी हो सकता है कि अल्फ़ा ओवर बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, इसी तरह से ऐसे भी हो सकता है कि अल्फ़ा इक्वल्स बीटा बाय 3। तो आपको जब MCQs दिया जाएगा तो आपने करेक्ट फॉर्म जो है इस फार्मूले के मुताबिक जो होगी उसको टेक करना होगा, अदरवाइज वो आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर दे सकता है। ठीक है, तो ये इनका आपस में रिलेशन है। और कुछ न्यूमेरिकल्स में वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन पूछी जाती है लेकिन आपको अल्फ़ा की वैल्यू दे दी जाती है। तो आपने बीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है कि आपने सिंपल क्या करना है कि अल्फ़ा को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके। आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। यस, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। यस, लिक्विड्स जो है उनमें थर्मल एक्सपेंशन जो है वो किस तरह से होती है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप लिक्विड को हीट करते हैं, व्हेन, या आप कह लें लिक्विड्स expands on heating। लिक्विड जो है जब आप उन्हें हीट करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से उनमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। ठीक है, ओके। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस are intermediate in liquids. Okay, when liquids are heated, their particles या molecules, पार्टिकल्स भी कह सकते हैं आप, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं,
starts vibrating and their gap size increases, which causes expansion in liquids. ठीक है, तो जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो जो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं. तो जब वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं तो जो एटम्स होते हैं उनमें जो गैप साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. जब हर एटम के दरमियान गैप साइज बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का एक्सपैंड करता है. ऑलराइट, ओके. अब आपने दूसरी बात ये याद रखनी है, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, आपने याद रखना है एक्सपेंशन, या आप कह लें वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन in liquids is greater than solids for same rise in temperature. अगर आप दोनों को सेम टेम्परेचर पे जो है वो हीट करें तो लिक्विड्स जो हैं वो ज्यादा एक्सपैंड करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स. एंड द रीजन इज दैट वीक attractive forces is the reason behind it. जी, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो कोर रीजन होती हैं जिसकी वजह से लिक्विड्स में एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा होती है. ओके, पर गैसेस जो है, गैसेस को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन गैसेस में जो है वो एक्सपेंशन सॉलिड्स और लिक्विड से ज़्यादा होती है और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे गैप साइज जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है. ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया. अब यहाँ से आपने याद रखना है, आई होप सो कि अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें. ओके, तो अब थर्मल एक्सपेंशन जो है लिक्विड्स में वो थोड़ी डिफरेंट होती है. अब वो कितने टाइप्स की हो सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. जी, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स में दो तरह के थर्मल एक्सपेंशन जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. ओके, नंबर वन दैट इज रियल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. इसी तरह से नंबर 2 एपरेंट वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. ये दो तरह की जो एक्सपेंशन है वो लिक्विड्स में एग्जिस्ट करती हैं. ऑलराइट, अब इसको समझाने के लिए, अब मुझे नहीं पता कि रियल थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है और मुझे ये भी नहीं पता कि एपरेंट क्या होती है, तो हम इसको सीखते हैं कि क्या हो सकता है. यस, यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, दिस वन. ठीक है, सिर्फ आप इसको देखें, आप यहाँ पे ये देखें. ओके, तो आपको एक फ्लास्क नज़र आ रही है, उसमें लेट्स से मैंने वाटर या कोई भी लिक्विड डाला हुआ है और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हीट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है इसे मैं कह सकता हूँ VI, इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, तो जब मैं इस लिक्विड को हीट करूंगा, एपरेंटली ज़ाहरी तौर पर तो आपको ये लगेगा कि आपने पहले मार्क लगा लिया था, यहाँ पे निशान लगा लिया था कि ये लेवल है लिक्विड का इस फ्लास्क के अंदर.
ऑलराइट, तो अब क्या होगा कि आपके मुताबिक तो ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगी, एक्सपेंशन होगी यहाँ पे इस तरह से। मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, यस ये ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिक्विड क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करेगा। जब एक्सपैंड करेगा तो डेफिनेटली राइज करेगा, क्योंकि ये क्लोज फ्लास्क है, ठीक है। इस तरह से ये जो है वो राइज करेगा। ओके, तो फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक और निशान लगाया, आपने कहा कि ये फाइनल वॉल्यूम है। ऑलराइट, तो आपके मुताबिक तो ये एक्सपेंशन है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपली जिस तरह पहले करते आए हैं, आप क्या करेंगे कि आप डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे और वो क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई। जैसे पिछली क्लासेस में आपने मेथड जो आपने पढ़ा था, मेजरिंग सिलेंडर पढ़ा था, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने स्टडी किया था, तो उसके मुताबिक जो है वो आप एक्सपेंशन को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि लिक्विड्स जो हैं इनको हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते। मतलब वाटर है या कोई भी लिक्विड है, उसको आप किस तरह से हीट करेंगे डायरेक्टली, नो, आपको उसको कंटेनर में डालना पड़ता है। ऑलराइट, तो जब आप उसे कंटेनर में डालते हैं तो यहाँ पे जब ये हीट हो रहा है तो सबसे पहले कंटेनर हीट होगा। देखें, ये जो हमारे पास फायर है, ये सबसे पहले कंटेनर को हीट करेगी। ओके, कंटेनर जो है अब वो ग्लास का लेड से बना हुआ है, तो सबसे पहले जो है वो एक्सपेंशन होगी कंटेनर के अंदर। तो ये जो हमारा कंटेनर है, जब ये एक्सपैंड करेगा, जैसे कि ऐसे, ये जो हमारा कंटेनर है, जब ये थोड़ा सा क्या करेगा, ये मैंने एग्जैजरेट करके बना दिया, लेकिन लेट्स से कि ये जो है वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, और इतना हिस्सा जो है लेट्स से कि इसका क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो लिक्विड ऊपर जाने के बजाय पहले नीचे आएगा, क्योंकि नीचे स्पेस जो है बढ़ चुकी है पहले से, और एक हद तक ये एक्सपैंड होगा, और होने के बाद फिर जो हीट है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, किसको, लिक्विड को ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, और फिर वो क्या करेगा, राइज करेगा। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको। ये देखिए, अब आपके पास फ्लास्क है, आपने क्या किया है कि आपने इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो क्या कर लिया है, नोट कर लिया है, और इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको मैंने नाम दे दिया V1 अकॉर्डिंग टू आर बुक के मुताबिक इसको मैंने नाम दे दिया V1 का। मैं इसे V2 भी, VI, VF, VA, VB, VC भी कह सकता हूँ, अप टू यू। ओके, जब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया है तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा कि जब ये कंटेनर या फ्लास्क हीट होगी तो सबसे पहले फ्लास्क जो है वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फ्लास्क जो है वो एक्सपैंड करेगी। अब फ्लास्क जो है जब एक्सपैंड करेगी तो इसका मतलब है फ्लास्क में पहले से ज़्यादा स्पेस आ चुकी है। तो इसका मतलब है ये जो लेवल था हमारा लिक्विड का, ये पहले नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि नीचे स्पेस ज़्यादा होगी तो लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब लेवल कम होगा तो लेट से मैंने कहा कि ये कम होके इतना हो चुका है, और इसको मैंने नाम दे दिया V2 का, ठीक है, V2 का नाम दे दिया मैंने। ओके, तो अब ये यहाँ तक जो है वो कम हो चुका है। अब क्या होगा कि ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक एक्सपैंड हो जाएगी। जब ये एक्सपैंड होगी, लेवल नीचे आएगा, फिर क्या होगा, लिक्विड डायरेक्टली क्या होना शुरू हो जाएगा, हीट अप होना शुरू हो जाएगा। जब डायरेक्टली हीट अप होना शुरू हो जाएगा तो अब लिक्विड का लेवल क्या होगा, राइज करेगा। तो लिक्विड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, राइज करना स्टार्ट कर देगा इस तरह से, ऐसे, और ये राइज होके ये वाला वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आ जाएगा, जिसे हमने क्या नाम दिया है, V3। ओके, तो आपने देखा कि ये जो आपने अभी तक एक्सपेंशन पढ़ी है, ये वाली जो मैंने आपको पहले बताई है, कि जो आपको नज़र आ रही है, अभी आपने फ्लास्क जो है उसकी एक्सपेंशन को कंसीडर नहीं किया। तो ये जो एक्सपेंशन होगी, इस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं एपरेंट थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये बात समझ आई आपको कि विदाउट कंसिडरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ फ्लास्क, जो एक्सपेंशन होगी उसे हम कहेंगे एपरेंट थर्मल एक्सपेंशन। ओके, अब यहाँ देखें ज़रा, अब ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखें, उसी तरह से
ये वाला जो हिस्सा था जो आपको एपरेंटली नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे कि ये मेरे पास क्या है, ये एपरेंट थर्मल एक्सपेंशन, यानी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और ये वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये वाला हिस्सा V1 और V2 वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये बेसिकली क्या है, एक्सपेंशन ऑफ अ फ्लास्क। यस, ये क्या है, एक्सपेंशन, इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ ए फ्लास्क। क्योंकि जितनी ये एक्सपैंड करेगा उतना ही जो है वो लिक्विड का जो लेवल है वो क्या होगा, डाउन होगा। तो जितना डाउन होगा, जिस हद तक डाउन होगा, वो डिफरेंस क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। मुझे ये आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं है सर, ब्लास्ट के बजाय एक्सटेंड क्यों हुआ। अच्छा, एक्सपेंड, देखिए हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हीट प्रोवाइड करते हैं। अब ये नहीं कि इसको मैंने एक फर्नेस में रख दिया, फर्नेस पे तो ऑब्वियसली इसकी एक कैपेसिटी होती है, एक कैपेसिटी तक ये वार्म अप हो सकता है, हीट गेन कर सकता है, उसके बाद जो है ये क्या होगा, ये ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन हम इसको, जो हमारे पास बर्नर्स होते हैं उसको बंसन बर्नर कहता है, और बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम इसे लेबॉर्ट्री में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑल राइट। और दूसरा इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, जो हम फ्लास्क यूज़ करते हैं केमिस्ट्री लैब्स के अंदर, उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, उसको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि ये नॉर्मल ग्लास नहीं होता, ठीक है, इस वजह से ये ब्लास्ट नहीं होती, ठीक है, ओके। यस, हीटिंग द सॉलिड्स जो है एक्सपेंशन होती है, ठीक है। ये बहुत लंबा आपने जो है वो कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको बाद में पढ़ के आपको आंसर कर दूंगा इशाल, ओके। तो ये आपके पास होगी एपरेंट एक्सपेंशन, और ये होगी हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ अ फ्लास्क, ओके। तो अब इसको कंबाइन करेंगे, इसको कंबाइन करूं अगर मैं ये सबको कंबाइन करूं, दोनों एक्सपेंशंस को, तो फिर मेरे पास क्या बनेगी, रियल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। यस, तो जो हमें लग रहा था कि सिर्फ ये एक्सपेंशन है लिक्विड्स की, लेकिन एक्चुअली ये एक्सपेंशन नहीं थी, बल्कि इसके अंदर हमें एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क को भी कंसीडर करना था। तो जब हमने एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क को कंसीडर किया है और एपरेंट एक्सपेंशन को कंसीडर किया है, तो दोनों को ऐड ऑन करने से हमारे पास रियल थर्मल एक्सपेंशन जो है वो लिक्विड की आएगी। क्योंकि लिक्विड जो है वो यहाँ से एक्सपैंड होना स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि लिक्विड इस V2 से जो है वो यानी कि इसका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, ओके। तो मैं इसके नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखें ज़रा, कि मैं इसे कह सकता हूँ कि जो एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए V1 V2 V1 V2। इसी तरह से एपरेंट एक्सपेंशन क्या है, V1 और V3 V1 V3, ओके। तो रियल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन मेरे पास कौन सी है, V2 से लेके V3, V2 से लेके V3, ओके। यहाँ तक जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। सर ये एक्सपेंशन क्या सिर्फ ग्लास में ही होगी या स्टील? ऑब्वियसली अगर आप स्टील का कंटेनर लेंगे तो उसमें तो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्लास जो है इज़ अ काइंड ऑफ इंसुलेटर, और मेटल्स जो हैं उसमें एक्सपेंशन इसलिए भी ज़्यादा होती है कि मेटल्स के पास वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, तो उसमें एक्सपेंशन का जो रेट है वो ज़्यादा होगा। लेकिन चूंकि हमने लिक्विड का लेवल नोट करना होता है, अगर हम स्टील की फ्लास्क लेंगे तो फिर हम आपकी विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, आपको ये लेवल नज़र नहीं आएंगे, इसलिए हम इसको एक्सपेरिमेंट को जो है वो ग्लास फ्लास्क में जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि एपरेंट जो है वो थर्मल एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क क्या है, और एक्चुअली रियल थर्मल एक्सपेंशन क्या है, ऑलराइट, ओके। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे दो एक्सपेंशन लिखी थी, रियल थर्मल एक्सपेंशन एंड एपरेंट वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ओके। हम इसे बारी बारी जो है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरे पास, दैट इज रियल थर्मल एक्सपेंशन। तो मेरे साथ साथ आप नोट भी कर लें या बाद में भी नोट कर सकते हैं।
when heat is applied to a liquid directly, causing it to expand, causing it to expand, then increase in volume is known as real थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये एक टिपिकल सी डेफिनेशन हमारी बुक में लिखी हुई है। अगर आप सादा अल्फाज में ये कहें कि अगर आप लिक्विड की एक्सपेंशन जो है वो फ्लास्क की एक्सपेंशन को कंसिडर करके फाइंड आउट करते हैं तो उस एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, रियल थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ऑलराइट। तो अब चूंकि ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ये वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है तो ये सिमिलर है सॉलिड से, तो हम इसके लिए सेम जो बीटा का फार्मूला है जो आपने पढ़ रखा है कि बीटा जो था वो क्या था, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे और वो मॉडिफिकेशन ये है कि आप इस बीटा को लिखेंगे गैमा, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें रियल थर्मल एक्सपेंशन में और एपरेंट थर्मल एक्सपेंशन फॉर लिक्विड में, क्योंकि बीटा हम यूज़ कर रहे थे उसके लिए सॉलिड्स के लिए, तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसका नाम गैमा रख दिया और साथ नीचे मैंने आर यूज़ किया है, आर स्टैंड्स फॉर रियल थर्मल एक्सपेंशन। ऑलराइट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब दूसरा मेरे पास क्या था, दूसरा मेरे पास था एपरेंट, यस क्या था, एपरेंट थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपेंशन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड observed apparently yes, अब यहाँ गौर कीजिएगा, apparently without considering the expansion of a फ्लास्क। अब एपरेंट में आपने क्या किया था कि आपने फ्लास्क की एक्सपेंशन को कंसीडर नहीं किया था, जैसे कि यहाँ पे ये देखें, ये जो थी आपके पास ये क्या थी, एपरेंट थर्मल एक्सपेंशन। तो एपरेंट में आपने ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लास्क है इसकी एक्सपेंशन को आपने कंसीडर नहीं किया था, जबकि रियल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में आपने फ्लास्क की एक्सपेंशन को कंसीडर किया है। ऑलराइट, यस। इसी तरह से इसको भी हम बीटा की मदद से जो है वो लिख सकते हैं, मतलब बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे अक्सर जो है वो एपरेंट भी लिखा होता है साथ इसके डेल्टा वी के साथ, तो आप लिखना चाहें तो इसके साथ ए लिख सकते हैं, एपरेंट। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे गैमा के साथ, और साथ मैं इसके स्मॉल ए लिखूँगा। अब ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन गैमा ए। इसी तरह से गैमा आर का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन कौन सा, रियल। ये रियल है और ये क्या है, एपरेंट है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं यहाँ पे, ये देखिए ज़रा,
तो जो रियल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है मेरे पास, ये देखें, रियल एक्सपेंशन जो है वो किसके इक्वल आएगी? एक्सपेंशन, यस, किसके इक्वल आएगी? एपरेंट एक्सपेंशन, एपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। ऑल राइट, ठीक है। तो जो रियल एक्सपेंशन है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू एपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। ओके, अब आप इसकी वैल्यूज लिख लें सिंपल। यहाँ देखें, मैंने आपको लिखवाया है अभी, ये देखें। तो आपके पास रियल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक थी? V2 से V3। तो आप लिख लें यहाँ पे V2 V3, रियल एक्सपेंशन के नीचे रियल एक्सपेंशन। ओके, एपरेंट एक्सपेंशन क्या थी आपके पास? V1 V3, ये वाली, इसको आप लिख लें यहाँ पे V1 V3, ये नहीं, और प्लस एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क कौन सी है आपके पास? V1 V2, इसको यहाँ लिख लें आप V1 V2। ऑल राइट, अब आप इनको कॉफिशेंट्स के साथ जो है वो रिप्लेस भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? रियल का जो कॉफिशेंट था वो क्या था? गैमा, गैमा आर इक्वल्स, इसका क्या था? गैमा ए। इसी तरह से एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क जो है उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और आई गेस बुक में जो है वो बी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट्स की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। एपरेंट एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है दैट इज इक्वल्स टू रियल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो यहाँ तक जो है वो हमारा टॉपिक कंक्लूड हो गया है, दैट इज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। ओके, अब अगर आप देखें तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जो कि अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप ये नोट कर सकते हैं इस तरह से, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैंने आगे भी मूव करना है। तो ये एपरेंट थर्मल एक्सपेंशन है। इसी तरह से दिस वन जो है ये रियल थर्मल एक्सपेंशन है। फिर ये थोड़ी सी मैंने थ्योरी लिखवाई थी आपको यहाँ पे, और ये बताया था आपको कि थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स जो हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, ओके। तो साथ ये डायग्राम्स जो हैं वो मस्ट है। डायग्राम्स जो हैं वो आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। तो ये डायग्राम्स आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। ऑल राइट, ठीक है, ओके। अब एक हमारे पास जो है वो एक बॉक्स है, साइड बॉक्स है, उसमें बिहेवियर ऑफ वाटर लिखा हुआ है। उसे हम क्या करता हूँ? ओके, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें यह है कि मैंने एक टेम्परेचर स्केल बनाया आपके सामने, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ये पूरा टेम्परेचर स्केल है हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। टेम्परेचर कम करने से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। जब कूलिंग प्रोड्यूस होती है तो चीज़ें जो हैं उनका वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो डेंसिटी के फार्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और डेंसिटी जो है वो क्या करेगी? इंक्रीज। तो 100 डिग्री सेल्सियस से जब आप टेम्परेचर कम करते आते हैं तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है और डेंसिटी भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो कंट्रैक्शन हो रही थी वो अब एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो वाटर है वो क्या करना शुरू कर देता है? एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, और 0 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करता है? एक्सपैंड करता है। अब ये एक्सपैंड करता है तो अब देखें एक्सपेंशन से क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। इस प्रोसेस को जो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं इसको अनॉमलस बिहेवियर कहते हैं। अब इसके पीछे की जो रीज़न है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम वाटर को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट होता है, और आइस के अंदर जो है वो स्पेसिस मौजूद होती हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक रैंडमली अरेंज होते हैं, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से वो उसका टेम्परेचर और कम करते हैं तो वो अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो एक्सपेंशन या जो वॉल्यूम है वो पहले से क्या करता है? इंक्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको भी बताता हूँ कि लेट्स से
जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो इस तरह से रैंडमली अरेंज थे, ऐसे ऐसे, ठीक है, H2O जो आप पढ़ते हैं। तो जैसे ही आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, ये अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। लेट्स से ये देखें, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये देखें, अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने आप को अरेंज। अब इसमें जो स्पेसेस नज़र आ रही हैं आपको, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, तो स्पेस क्रिएट होने की वजह से जो वॉल्यूम है वो पहले से क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस जो है वाटर एक्सपैंड करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बुक की तरफ, कुछ हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। यस, हमने एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है थर्मल एक्सपेंशन की और कॉन्सिक्वेंसेस को, तो हम वो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं डिस्कस। 1 मिनट बस। यस, ये हमारे पास जो हैं एप्लीकेशंस आ रही हैं, और मैं इनको स्किम करूँगा जल्दी से क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो कम है। ये देखें, एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। रियल लाइफ जो है उसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम थर्मामीटर्स को यूज़ करते हैं। तो जो थर्मामीटर्स हैं हमारे पास, थर्मामीटर्स में लिक्विड्स होते हैं। लिक्विड्स कौन कौन से हो सकते हैं? अब मरकरी होता है और अल्कोहल होता है। तो मरकरी और जो अल्कोहल है वो क्या करते हैं कि वो राइज करते हैं। जब आप जो थर्मामीटर है उसको किसी बॉडी के साथ टच करते हैं जिसका टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना होता है, तो जो उनकी कैपिलरी ट्यूब होती है उसमें मरकरी और अल्कोहल जो है वो उनकी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होती है और वो राइज करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की। उसके बाद हम यूज़ करते हैं बायोमेटल स्ट्रिप्स। बायोमेटल स्ट्रिप्स जो है वो 2 स्ट्रिप्स होती हैं, यानी कि हम इस तरह से एक स्ट्रिप लेते हैं ब्रास की और दूसरी स्ट्रिप लेते हैं आयरन की। इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसको कहते हैं बायोमेटल, 2 मेटल्स होती हैं। अब जब हम इसे हीट करते हैं या हीट होती है तो ब्रास की एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो ब्रास की एक्सपेंशन ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा इस तरह इसमें बेंड आ जाता है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास बायोमेटल स्ट्रिप है, 2 स्ट्रिप्स हैं और ये कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब जैसे ही जो ब्रास है वो ज़्यादा, क्योंकि उसकी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा होता है, या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ब्रास का आयरन से ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है कि वो इसको बेंड कर देता है और बेंड करके ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के साथ जुड़ जाता है। और जुड़ने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जो है वो यानी कि मिल जाता है और वो फंक्शनल हो जाता है। ये जो बायोमेटल स्ट्रिप्स हैं ये आप आयरन्स के अंदर यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब आयरन कर रहे होते हैं क्लोथ्स को, तो उसमें आप देखते हैं कि एक हल्की सी आवाज़ आती है और आयरन जो है वो खुद ब खुद जो है वो बंद हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें बायोमेटल स्ट्रिप्स लगी होती हैं जिसको हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं, और वो ऑटोमेटिकली जब एक टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा बढ़ता है तो वो कॉन्टैक्ट से क्या हो जाती है, डी अटैच हो जाती है, ठीक है जी। यूनिट के एंड पे एक वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। इसी तरह से एक्सपेंशन जॉइंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 जो जॉइंट्स होते हैं रेलवे ट्रैक्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्पेसिस रखी जाती है यहाँ पे। ये देखें, ये आपके पास एक हिस्सा है आयरन बार का, ये दूसरा हिस्सा है। इन दोनों को दरमियान स्पेस रखी जाती है और साइड से फिश प्लेट्स जो हैं उनके थ्रू, नट बोल्ट के थ्रू इन्हें क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। ये स्पेस इसलिए रखी जाती है दरमियान में ताकि समर सीजन में अगर एक्सपेंशन हो तो उससे कोई डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस जो है वो ना हो, ठीक है ओके। नेक्स्ट देखें, ये जो आपके पास ओपनिंग कैप्स होते हैं बॉटल के, आप अक्सर जैम का कोई जार लेके आते हैं, कोई सिरप लेके आते हैं जिसकी जो उसका जो कैप होता है या जो ओपनिंग जो कैप होता है वो बहुत टाइटली उसके साथ जो है वो जुड़ा होता है। तो आप क्या करते हैं, उसको अगर आप इस गर्म पानी में रख दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उसमें एक्सपेंशन होगी, वॉल्यूम एक्सपेंशन या सरफेस एक्सपेंशन, तो उससे क्या होगा कि वो लूज़ हो जाएगा। जब वो लूज़ हो जाएगा तो वो ओपन ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
ओके, पावर लाइंस जो हैं अगर आप देखें यहाँ पे, तो इनके दरमियान में जो है वो थोड़ा सा सैग रखा जाता है, यानी ढीलापन रखा जाता है। तो ढीलापन इसलिए रखा जाता है कि अगर जो विंटर सीजन में वायर्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये स्नैप ना हो जाए। कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये थोड़ी सी पहले की निस्बत क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, लेकिन ये टूटेगी नहीं। ये देखें, ये इसमें सैग प्रोड्यूस हुआ है। जैसे ही विंटर सीजन आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर सीधी हो सकती है, लेकिन अगर ये ऑलरेडी सीधी हो पहले से तो और मज़ीद कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये वायर जो है वो स्नैप भी हो सकती है, यानी टूट भी सकती है। ऑल राइट, डिज़ाइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आप जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं उसमें आप थर्मल एक्सपेंशन को जो है वो केटर करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, ताकि आपने लेट से कोई ब्रिज बनाया है और उसमें आपने थर्मल एक्सपेंशन को केटर नहीं किया तो हो सकता है कि वो ब्रिज कोलैप्स हो जाए समर सीजन में या विंटर सीजन में। इसी तरह से जो है वो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कॉन्सिक्वेंसेज आप खुद पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो डिस्ट्रक्शन हो सकती है अगर आप प्रॉपरली थर्मल एक्सपेंशन को कंसीडर नहीं करते। इसी तरह से ओवर हीटेड पावर लाइंस माइट सैग एक्सेसिवली, अगर ज़्यादा हीट होगी तो सैग ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। वायर्स जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं, यानी सैग कर सकती हैं। पाइप्स जो हैं अगर उसमें लिक्विड एक्सपैंड कर रहा है और उसको जगह नहीं मिल रही तो पाइप जो है वो समर सीजन में बर्स्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं इस तरह से आईफिल टावर आपको पता है पेरिस में है। आईफिल टावर जो है वो 6 इंचज़ से 15 सेंटीमीटर जो है वो समर सीजन में उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ को अकाउंट करके इसमें वो मटेरियल्स यूज़ किए हैं ताकि इनकी एक्सपेंशन को क्या किया जा सके, केटर किया जा सके। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज और एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस कर लिया है, और इसके साथ साथ हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन एंड लिक्विड्स को भी डिस्कस किया है और एनॉमलस बिहेवियर को भी डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके क्वेश्चन है तो बता दें। जी, ये जो आपके पास जो मैं लिखवाता हूँ आपको, जैसे अगर आप देखें, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। ये देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ देखें ज़रा, अगर आप ये थ्योरी देखें तो मैंने आपको नोट्स ही बनवाए हैं बेसिकली। ये देखें, ये शुरू में मैंने बता दिया जो चीज़ रहती थी, ये रीकैप थी, और रीकैप के बाद ये नोट्स की फॉर्म में ही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे अगर आप इसको एज इट इज़ लिख लें तो ये नोट्स ही आपके तैयार हो रहे हैं इस तरह से। ये देखें, इसमें कोई चीज़ स्किप नहीं की मैंने, इवन के डायग्राम्स भी बनी हुई हैं इसके अंदर। ये देखें, डायग्राम्स भी बनानी है आपने। ठीक है, यस। नहीं, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो आप रेलवे के जो बार्स के जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि बीच में आपने स्पेस छोड़ी होती है, यानी कि इन अ सेंस इस तरह से। ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बार है आपके पास और आपके पास एक ये बार है। ठीक है, इसको आपने सेपरेटली जो है वो क्या कर दिया है, फिश प्लेट की मदद से साइडों से जोड़ लिया। अब जो एक्सपेंशन होगी वो इस हिस्से में हो सकती है, यहाँ से ऐसे हो जाए, यहाँ से ऐसे हो जाए, तो इससे बाकी बार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके। तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आपकी मजीद कोई क्यूरीज है तो आप यूट्यूब में पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।